नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। देश में फिर तेजी से बढ़ा कोरोना संक्रमण, दिल्ली में 40% केस ओमिक्रॉन के। गिरफ्तार हुआ कालीचरण, राजद्रोह के तहत केस भी दर्ज। आयोग ने कहा सभी राजनीतिक दल चाहते हैं समय पर हो यूपी में चुनाव। गोरी मीडिया के दौर में चीफ जस्टिस रमन्ना की पत्रकारों को नसीहत, खबरों को रंग देने से बचे। और पवार बोले पीएम ने की थी गठबंधन की पेशकश, मैंने किया था इनकार। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर जुड़ी हुई है ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले से। जी हाँ, एक तेजी से उछाल देखा जा रहा है जहां तक ओमिक्रॉन के संक्रमण का मामला है। और आपको ये बता दें कि केंद्र ने 8 राज्यों को तुरंत कदम उठाने को कहा है और 14 शहरों में ये सुनने में आ रहा है कि 14 शहरों में अचानक से ओमिक्रॉन के मामले में बढ़ोतरी हुई है। 22 राज्यों में संक्रमण ऑलरेडी फैल चुका है। और जो शहर हैं मेनली मुंबई, गुरुग्राम, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, अहमदाबाद, यहाँ ये जो शहर हैं यहाँ पर मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हुए नजर आए हैं। अब मिसाल के तौर पर 2 शहरों को आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तेज़ी से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के संक्रमण। मुंबई में जहाँ पर 50% की बढ़ोतरी देखी गई है, दिल्ली में 86% की बढ़ोतरी देखी गई है, क्योंकि ऑलमोस्ट दिल्ली में 1000 मामले हैं, मुंबई में 2510 के करीब ओमिक्रॉन के केसेस हैं। और पूरे देश का अगर हम बात करें तो इस समय जो एक्टिव केसेस हैं 13,154 नए केसेस वो कोरोना के सामने आए हैं। एनडीटीवी की एक सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसमें कि ये कहा गया है कि केंद्र सरकार ने ये कहा है कि मृत्यु दर में बढ़ोतरी ना हो, उसके लिए सारे कदम उठाने होंगे। और जो दिल्ली ने जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो इम्प्लीमेंट किया था उसको पूरे देश में उस मॉडल को लागू किया जाएगा। ये सूत्रों के हवाले से ही खबर है। और जो उधर केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं लव अग्रवाल, तो उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों में 8000 रोज के केसेस आते थे और 26 दिसंबर के बाद ये जो आंकड़ा है ये 10,000 क्रॉस हो गया है। उधर दिल्ली में कालका जी का जो मंदिर है उसमें भक्तों का प्रवेश बंद कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली वासी ऐसा लगता है कि कोई बात मानने नहीं वाले और भारी संख्या में लोग दिल्ली छोड़कर जो आसपास के जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे शिमला, मनाली, इन सब इलाकों में लोग जा रहे हैं। और एक आंकड़ा बताता है कि 4500 वाहन शिमला में प्रवेश कर चुके हैं। और उधर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी कि WHO, उसने उधर बोला है कि जो मामला है ये इतना बढ़ चुका है कि जो स्वास्थ्य कर्मी है और जो स्वास्थ्य का ढांचा है उस पर एक दबाव पड़ेगा और स्वास्थ्य ढांचा ध्वस्त हो जाएगा अगर इसी तरीके से ये मामले सामने आते रहे। सबसे जो डरावने आंकड़े हैं वो अमेरिका से आ रहे हैं, जहां पर 4,65,000 मामले रोज हैं। ब्रिटेन में 1,83,000 मामले रोज हैं। फ्रांस में 2,81,000 हैं। तो इन देशों में इस समय कोरोना की सुनामी आई हुई है, ऐसा WHO का मानना है। यानी कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र ने तो ये तक कह दिया है, वहाँ पर आधिकारिक रूप से ये कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है। कई ये लोग ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र हो सकता है कि लॉकडाउन हो जाए। तो इन सारी चीज़ों पर नज़र बनाने की ज़रूरत है, साथ में सतर्क रहना है, सावधान रहना है। लेकिन स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। और अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन एक माइल्ड इन्फेक्शन है, हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, तो WHO की जो साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने कहा है कि ये सोच बहुत मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि अभी इस वेरिएंट पर अभी भी शोध चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। तो इसलिए ये कहना कि इससे माइल्ड इन्फेक्शन होगा और आप सतर्क ना रहें और घूमने फिरने चले जाएं, तो ऐसा शायद करना गलत होगा। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। दूसरी खबर में बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। अब शब्द बोलने वाले साधु महाराज यानी कि कालीचरण महाराज की। जी हाँ, कालीचरण महाराज ने आपने देखा था कि रायपुर में जो धर्म संसद हुई थी उसमें उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में बहुत ही अभद्र टिप्पणी की थी और नाथूराम गोडसे को सम्मानजनक तरीके से लोगों के बीच में रखा था। उसके बाद कालीचरण के खिलाफ
रायपुर से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक में केसेस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में जो जितेंद्र आव्हाड जो एनसीपी लीडर है उन्होंने शिकायत दर्ज करी थी। और आज कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया गया है। अब आपको बता दें कि कालीचरण ने अभद्र टिप्पणी करने के बाद उन्होंने एक अपना वीडियो भी अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। ये लगभग 8 मिनट 51 सेकंड का ये वीडियो था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे अपने कहे पर कोई पछतावा नहीं है और जो मैंने कहा है अगर उसके लिए मुझे मृत्यु की सजा भी दी जाएगी तो वो मुझे स्वीकार है। और तो आज कालीचरण को खजुराहो से गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन उनके गिरफ्तारी पर बीजेपी के नेता बहुत असहज नजर आए। ये वो बीजेपी जिसने कि पहली बार खुले तौर पर महात्मा गांधी को की अभद्र टिप्पणी करने वालों का समर्थन करते हुए बीजेपी के नेता नजर आए। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां पर कालीचरण का समर्थन किया है बीजेपी के नेताओं ने। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं ने रिहा कराने का अभियान चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने उधर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी कर दिया है। और लेकिन पहली बार जिस तरीके से बीजेपी महात्मा गांधी के विरोधियों का समर्थन कर रही है वो अपने आप में एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सी चीज़ है और पहले कभी नहीं देखी गई। और बीजेपी के जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की कार्रवाई कालीचरण के खिलाफ की गई है ये शासन का दुरुपयोग है। उधर एमपी के जो नेता है नरोत्तम मिश्र, होम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि जो गिरफ्तारी का तरीका है वो आपत्तिजनक है, संघीय ढांचे पर प्रहार है, उसका उल्लंघन है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ पुलिस ने कोई इजाजत नहीं मांगी और कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज सवाल ये उठता है कि बीजेपी दो चेहरे लेकर चलती है और एक तरफ वो महात्मा गांधी को पूजती है, जब वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर महात्मा गांधी क्योंकि एक एक्सेप्टेबल ग्लोबल आइकॉन है तो उनको ये दिखाती है कि पूजा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक जो सच्चा नकाब जो है बीजेपी का वो यही है कि महात्मा गांधी का विरोध करते हैं बीजेपी नेता और समर्थन करते हैं ऐसे लोगों का जो कि हत्यारों को महिमा मंडित करते हैं और महात्मा गांधी को गलत बताते हैं। कालीचरण ने महात्मा गांधी के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वंशवाद का वो जनक है और सरदार पटेल की उन्होंने सराहना की, नेहरू को क्यों प्रधानमंत्री बनाया गया, ये सारी बातें उन्होंने कही हैं और बहुत ही अभद्र टिप्पणी उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में की थी। आज सवाल ये उठता है कि बीजेपी ऐसे लोगों का समर्थन क्यों कर रही है, भले ही वो छत्तीसगढ़ के नेता हों या मध्य प्रदेश के हों, आखिर कालीचरण का समर्थन क्यों किया जा रहा है? कालीचरण धर्म संसद में उन्होंने बोला था और धर्म संसद ये माना जाता है कि आरएसएस का जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो चला रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने का जो एजेंडा है वो चला रही है। तो क्या इसकी वजह से बीजेपी विरोध कर रही है? लेकिन बहुत शर्मनाक बात है कि जिस व्यक्ति को हम राष्ट्रपिता मानते हैं और इतिहास का एक वो इतना इम्पोर्टेंट फिगर है, उसके खिलाफ बीजेपी, उनके विरोधियों का बीजेपी समर्थन करती है। तो बीजेपी दो चेहरे लेकर चलती है, एक दिखाने के और एक जो सच्चा चेहरा है वो ये है कि कालीचरण का बीजेपी समर्थन कर रही है। अब ऐसे में आप क्या सोचते हैं, इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। तीसरी खबर में बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा की। आपको बता दें कि जो चुनाव आयोग की टीम थी वो यूपी के 3 दिन के दौरे पर थी और आज करीब लगभग 12 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें सुशील चंद्र जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल समय पर चुनाव चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से चुनाव नहीं टाला जाएगा, उसके बजाय कई सुविधाएं इस बार इलेक्शन कमीशन ने दी हैं, जैसे कि जो 80 साल के ऊपर के जो सिटीजन्स हैं, दिव्यांग हैं और जो कोरोना से ग्रसित जो मरीज हैं उनके लिए मतदान वो घर से कर सकते हैं, जिसके लिए कि अलग से आईडी कार्ड्स बनाए जाएंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज ने उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये बोला है कि कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए और चुनाव समय पर होगा। उसके अलावा रैलीज में भीड़ की संख्या सीमित करने के लिए कहा गया है। नफरती भाषण पर चिंता जताई है राजनीतिक पार्टीज ने, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। और वोटिंग टाइम इस बार बढ़ा दिया गया है, 8 बजे से 6 बजे शाम तक वोटिंग होगी और 400 मॉडल पोलिंग बूथ्स बनाए जाएंगे और पोलिंग बूथ्स के जो की संख्या है वो लगभग 11,000 इस बार बताई जा रही है। तो कई चीजें हैं, लेकिन एक जो चीज सामने नजर आती है कि कोई भी राजनीतिक दल ऐसा लगता है कि कोरोना की महामारी से इस समय डर नहीं रहा है। सबको सत्ता की भूख है, सबको लगता है कि चुनाव अपने समय पर हो जाए, कोई भी पार्टी चांस नहीं लेना चाहती है।
अब राजनीतिक रैलीज की अगर हम बात करें तो उसमें अगर संख्या सीमित करने की बात की गई है तो देखना यह होगा कि राजनीतिक पार्टीज संख्या सीमित कैसे करेंगी और अगर नहीं करती तो उनके खिलाफ क्या पुलिस एक्शन लेगी। लेकिन चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह साफ जाहिर हो जाता है कि कोरोना प्राथमिकता किसी भी राजनीतिक दल की नहीं है और क्योंकि राजनीतिक दल की यह प्राथमिकता नहीं है तो चुनाव आयोग क्या करे। चुनाव आयोग अपने मन से इस फैसले को नहीं ले सकता, अपनी भी असहजता बता रहा है, अपनी असहायता बता रहा है कि कितना वो हेल्पलेस है। क्योंकि राजनीतिक दल चाहते हैं इसलिए इस महामारी के बीच में भी चुनाव होगा। तो प्राथमिकताएं राजनीतिक दलों की कहाँ है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर में बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमन्ना की, जिन्होंने गोदी मीडिया को नसीहत दी और रेड इंक्स अवार्ड के दौरान वर्चुअल इंटरफेस में उन्होंने संबोधन किया था, जिसमें उन्होंने पत्रकारिता को और पत्रकारों को आईना दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि आजकल के पत्रकारों में वैचारिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने की प्रवृत्ति है और उससे बचना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तथ्यात्मक रिपोर्ट्स, व्याख्याओं और विचारों को अलग रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि विचारों के साथ अगर समाचारों का मिश्रण होता है तो वो एक खतरनाक कॉकटेल है। उन्होंने कहा कि जो खबरों में पक्षपात नजर आता है और सच्ची रिपोर्ट्स जरूरी हैं और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि किस तरह से खबरों को रंग देने की कोशिश किया जाता है और साथ में उन्होंने ये कहा कि जो संघर्षपूर्ण राजनीति और प्रतिस्पर्धा वाली अगर पत्रकारिता मिल जाए तो ये किसी भी लोकतंत्र के लिए घातक हो सकता है। और साथ में उन्होंने कहा कि विचारधारा व राज्य द्वारा सह देना आपदा का नुस्खा है। साथ में उन्होंने कहा कि एक ये भी अभी चलन है कि जितने भी जजमेंट्स आते हैं और जजेस को प्रवचन देने की कोशिश किया जाता है, जजों को विलेन के रूप में देखा जाता है, तो उन्होंने कहा कि मीडिया भी एक स्तंभ है जुडिशरी की तरह और मीडिया को जुडिशरी का समर्थन करना चाहिए, ना कि ईवल फोर्सेस के साथ हाथ मिलाने के लिए। तो ये नसीहत जस्टिस रमन्ना ने दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज की मीडिया इतनी असहज क्यों है। मीडिया असहज इसलिए है क्योंकि मीडिया को डर है कि अगर वो सरकार के खिलाफ जाएगी तो उनके विज्ञापनों को बंद कर दिया जाएगा। पत्रकारों को ये डर है कि अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ कोई स्टोरी करी तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो इस डर की वजह से आज कोई भी मीडिया संस्थान इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहा है, सवाल नहीं पूछ पा रहा है और इसी चीज का आईना दिखाने की कोशिश किया जा रहा है और यही कोशिश जस्टिस एनवी रमन्ना ने की थी। लेकिन क्या गोदी मीडिया मानेगा? आज मीडिया का जो ध्रुवीकरण जिस तरीके से देखा जा रहा है, आपको लग रहा है कि ये काम इतना आसान है? इतनी आसानी से जो बातें जस्टिस एनवी रमन्ना ने आईना दिखाने की कोशिश किया, लेकिन गोदी मीडिया क्या इसे मानेगा? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स इसे मानेंगे? कहना बहुत आसान है, लेकिन शायद ये नहीं होगा क्योंकि इसमें सत्ता यानी कि जो सत्ताधारी जो दल हैं वो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं। वो कभी भी मानेंगे नहीं इस बात को कि वो प्रेशर डाल रहे हैं, उनकी तरफ से प्रेशर आता है, सरकार की तरफ से प्रेशर आता है। आपने देखा था अजय मिश्रा टेली से एक पत्रकार ने जब सवाल किया था तो उसके साथ क्या बदसलूकी की गई थी। उसे धक्का मारा गया और उसे ये कहा गया कि जिस विषय पर आए हो वो चीज़ पूछो। तो ये जो प्रवृत्ति है इस समय, ये सत्ताधारी दल का जो अहंकार है वो इस समय मीडिया को ले डूबा है और इसीलिए मीडिया की जो पूरी हिम्मत है वो एक तरीके से खत्म हो गई है। सीजीआई रमन्ना ने मीडिया को आईना दिखाया है, लेकिन आईना दिखाना पहली बार उन्होंने नहीं किया, इसके पहले भी उन्होंने कई बार इस बात को कहा है, लेकिन मीडिया के कान में तेल डला हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना मुनाफा नजर आ रहा है और मुनाफा तभी होगा जब वो सत्ता की बात मानेंगे। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार की। शरद पवार ने एक किताब का विमोचन किया, एक कॉफी टेबल बुक थी जो कि इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के लोक सत्ता मराठी दैनिक द्वारा लॉन्च की गई एक कॉफी टेबल बुक थी, जिसमें कि शरद पवार ने एक किस्सा सुनाया नरेंद्र मोदी से अपने इंटरैक्शन का। और ये किस्सा था 20 नवंबर 2019 का और ये किस्सा सुनाते सुनाते उन्होंने मोदी सरकार की पोल खोल दी। मोदी सरकार की अगर ना भी कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खोल दी। ये किस्सा तब का था जब 2019 के विधानसभा चुनाव में खंडित नतीजों के बाद एनसीपी से हाथ मिलाने की बात कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसकी डिटेलिंग करते हुए उन्होंने कहा
और उन्होंने सबको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को न्योता दिया था कि एनसीपी और बीजेपी सरकार बना सकते हैं। इतना ही नहीं, उनकी बेटी और जो बारामती से लोकसभा सांसद हैं सुप्रिया सूले, उनको केंद्र के कैबिनेट में जगह देने की बात कही गई थी। ये कहा गया था कि उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन पवार ने ये कहा कि ये संभव नहीं है और उन्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि संसद में ये मीटिंग हुई थी, उस समय एनसीपी के नेता और माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री जो मौजूदा हैं नवाब मलिक, वो भी मौजूद थे, यानी कि वो गवाह हैं इस बात के। जब उनसे ये पूछा गया कि उनके जो भतीजे हैं अजीत पवार, उन्होंने क्यों बीजेपी से हाथ मिलाकर सरकार बना ली जिसमें कि 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा करता तो ये काम मैं अधूरा नहीं छोड़ता। तो सियासत की जो कहानी है वो सत्ता के इर्द गिर्द ही घूमती है और इसमें ये दिखता है कि कोई पक्का दुश्मन नहीं है, न कोई पक्का दोस्त है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने जम के तारीफ भी की और उन्होंने कहा कि मोदी का जो शासन है, उनकी नीतियां हैं बड़ी अच्छी हैं, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं वो ठीक से नहीं उठाते हैं और कोई भी पार्टी अगर जनता के मुद्दे ठीक से नहीं उठाएगी तो उसका असर नहीं पड़ेगा। तो एक तरफ उन्होंने जमकर तारीफ की, दूसरी तरफ उनकी पोल भी खोल दी कि देख लीजिए बीजेपी अपनी विचारधारा पर इतनी कायम नहीं है, अपने जो आइडियल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं राजनीति के, उस पर कायम नहीं है। वो एनसीपी के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार थी। तो नरेंद्र मोदी की पोल भी खोली, लेकिन साथ में जमकर तारीफ भी किया। इसी को कहते हैं मराठी दिमाग, जो एक बहुत ही अनुभवी एक लीडर का जो दिमाग होता है वो है शरद पवार। लेकिन उन्होंने मोदी जी की पोल भी खोली, साथ में उनकी जमकर तारीफ भी की और साथ में समीकरण कैसे बदल रहे थे उस समय तो उसकी भी व्याख्या की। तो शरद पवार अब क्या करेंगे, मोदी जी के बारे में उनका क्या कहना है, उन्होंने अपनी मंशा को साफ जाहिर कर दिया। लेकिन यहाँ पर मोदी जी की एक तरीके से फजीहत हो गई है इस बुक लॉन्च के दौरान, क्योंकि उन्होंने मोदी जी के बारे में ये कहा है कि उन्होंने उनको आमंत्रण दिया, उनको न्योता दिया कि किस तरीके से वो बीजेपी और एनसीपी की सरकार बना ले। उस समय बीजेपी यही कह रही थी कि नहीं, हमारी सरकार बन जाएगी, हमारे पास मैंडेट है, तो तमाम तरीके की बातें हो रही थी। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से नरेंद्र मोदी की पोल खोल दी है शरद पवार ने। इस पर फीडबैक दीजिएगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।